नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टारगेट विद सुरेश बहुत में। तो दोस्तों, जैसे कि आपके लिए बहुत खुशी का विषय किया है, यूके ट्रिपल एस ने आप लोगों के लिए सिलेबस निकाल दिया है। जितने भी पशुधन प्रसार अधिकारी, रेशम अधिदर्शक, चाहे प्रदर्शक की बात करें, इन सभी के लिए उन्होंने एक ही सिलेबस निकाला है। तो दोस्तों, आप लोगों को अधिक से अधिक में पढ़ाई में जुट जाना है, ठीक है। इस सिलेबस को इन्होंने 1 से लेकर 23 भाग में इन्होंने विभाजित किया है। 1 से लेकर 23 पॉइंट दिए हुए हैं और इन 23 पॉइंट को डिवाइड करें तो 3 पार्टों में इन्होंने बांटा हुआ है। फर्स्ट बायोलॉजी, सेकंड एग्रीकल्चर, थर्ड एनिमल हस्बेंड्री। इन तीनों पार्ट से क्या कर रखा है उन्होंने 1 से लेकर 23 पॉइंट बनाए हुए। जैसे कि आपको हमने पहले भी बताया था कि इन 23 पॉइंट से ही सिलेबस बनता है, ठीक है। तो आप करेंगे क्या, आपको करना क्या है, अधिक से अधिक वीडियो को देखना है और अंत तक हमारे साथ बने रहिए। हम क्या करवाएंगे, इन तीनों पार्ट से समय समय पर एक एक क्लास लेते रहेंगे, ठीक है। समय समय पर इन तीनों पार्ट से आप लोगों के लिए क्लास लेते रहेंगे। तो आप लोग क्या करेंगे, हमारे साथ बने रहेंगे और वीडियो को अंत तक देखेंगे और कमेंट करेंगे कि आपको वीडियो कैसे लगती है। अगर आप लोगों ने चैनल में अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, ठीक है। तो दोस्तों, चलते हैं आज की क्लास। आज की क्लास हम बात करेंगे बायोलॉजी का जो फर्स्ट इन्होंने पॉइंट दिया है, साइटोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी। इसके अंतर्गत भी हम आज कोशिश करेंगे कि 3 पॉइंट को कवर करें। सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल के बारे में आप लोगों को बताएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। पहले हम जानते हैं कि बायोलॉजी के बारे में हम थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। देखिए, बायोलॉजी मतलब जिसमें जीवों का हम अध्ययन करते हैं, चाहे वो प्लांट हो चाहे वो जंतु हो, ठीक है। इन दोनों जंतु विज्ञान से और वनस्पति विज्ञान दोनों को मिलाकर क्या करता है, बायोलॉजी बन जाता है, ठीक है दोस्तों। ये कुछ बेसिक था। चलते हैं थोड़ा आप साइटोलॉजी एंड मॉलिकुलर बायोलॉजी की तरफ भी। फर्स्ट हम बात करेंगे सेल, क्योंकि सेल क्या होती है, सेल को क्या कहते हैं, हिंदी में कोशिका भी कहते हैं। सेल क्या होती है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। इसको क्या कहा जाता है, सेल को। सेल कोशिका, जिसको कोशिका भी कहा जाता है, जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचनात्मक इकाई है। देखिएगा, कार्यात्मक मतलब सबसे छोटी, अगर सेल कार्य करेगी तभी हमारी बॉडी कार्य करती है, क्योंकि सबसे छोटी इकाई भी है। सेल से मिलकर ही क्या बनती है, पूरी शरीर का निर्माण होता है। जैसे आप सभी लोग जानते हैं, सबसे पहले क्या होता है, सबसे छोटा सेल होता है। उसके बाद सेल के बाद आप लोग जानते हैं सेल से मिलकर क्या होता है, बहुत सारे सेल मिलकर टिश्यू का निर्माण करते हैं और बहुत सारे टिश्यू मिलकर क्या ऑर्गन का निर्माण करेंगे, किसी अंग का निर्माण करेंगे और अंग से मिलकर क्या करेंगे, कोई सिस्टम बनाएंगे। जैसे सिस्टम क्या हो गया, डाइजेस्टिव सिस्टम हो सकता है, रेस्पिरेटरी सिस्टम हो सकता है, कुछ भी हो सकते हैं। और यही सब सिस्टम मिलकर क्या हो सकता है, ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव का निर्माण करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। और बहुत सारे जीव मिलकर क्या कर देते हैं, एक बड़े से समूह का निर्माण कर देते हैं, पॉपुलेशन का निर्माण कर देते हैं। तो क्या सेल क्या है, एक जीवन की सबसे छोटी इकाई है। इससे आपको पता चल चुका ही होगा कि सबसे छोटी इकाई, सबसे छोटी क्या है, सेल है। सेल के द्वारा क्या टिश्यू बनेगा, ऊतक बनेगा, ठीक है दोस्तों। कार्यात्मक, जब तक सेल कार्य नहीं करेगी तो तब तक किसी भी बॉडी का कार्य नहीं हो सकता है, ठीक है दोस्त। चलते हैं थोड़ा जान लेते हैं इसके बारे में। सेल के स्टडी ऑफ सेल क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। साइटो का मीन्स होता है प्लांट, साइटोलॉजी स्टडी ऑफ सेल। सेल को क्या कहा जाता है, साइटोलॉजी कहा जाता है। टिश्यू, अगर हम स्टडी ऑफ टिश्यू की बात करेंगे तो हिस्टोलॉजी कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। देखिएगा, थोड़ा कोशिका के बारे में अध्ययन करेंगे, पेपर के हिसाब से हम आपको पढ़ाएंगे। हमें आपको ज़्यादा डीप में ले जाना नहीं है, ना ही हमें आपको पीएचडी करवानी है। हमें क्या करना है, आप लोगों को बस पेपर के अकॉर्डिंग क्या क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट बनेंगे उस चीज़ के बारे में हम आपको बताएंगे, ठीक है। फर्स्ट हम बात करेंगे कोशिका की खोज, यानी कि जो इसके जनक थे वो कौन थे, रॉबर्ट हुक थे। ढंग से सुन लीजिएगा, कई बार सुनिएगा, उसके बाद अपने नोट्स तैयार कर लीजिएगा, ठीक है। कोशिका की खोज करने किसने की थी, रॉबर्ट हुक ने की थी। इनकी एक बुक थी माइक्रोग्राफिया, जिसमें उन्होंने सेल के बारे में बताया था, ठीक है फ्रेंड्स। जीवित कोशिका के जनक कौन थे, एंटोन न्यूमन ल्यूवेनहॉक थे, ठीक है। जीवित कोशिका के जनक एंटोन न्यूमन ल्यूवेनहॉक थे, ठीक है फ्रेंड्स। और जो ये सबसे पहले कोशिका की खोज किसने, रॉबर्ट हुक ने क्या, कौन सी कोशिका की खोज की थी, मृत कोशिका की खोज की थी। डेड कोशिका की खोज की थी रॉबर्ट। अब डेड की करे चाहे वो लाइव की करे, जीवित कोशिका की खोज करी, पर कोशिका की खोज करने कौन थे, रॉबर्ट हुक ही थे। कोशिका सिद्धांत की तरफ चले, कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, स्लाइडेन एंड स्वान ने। आप सभी लोग जानते हैं
कि साइटोलॉजी और मॉलिक्यूलर में क्या है, UK-SSN है, सेल थ्योरी के बारे में उन्होंने एक अलग सा लिखा हुआ है। तो थोड़ा सेल थ्योरी के बारे में हम जान लेते हैं कि सेल थ्योरी होती क्या है, उसके बाद हम सेल स्ट्रक्चर की तरफ चलेंगे और इनके मोस्ट पॉइंट क्या क्या है इसके बारे में हम आपको बताएंगे। थोड़ा सेल थ्योरी की तरफ चलते हैं। कोशिका सिद्धांत होता क्या है, ठीक है। कोशिका सिद्धांत देखिएगा, सबसे पहले जो कोशिका सिद्धांत दिया था वो दिया था स्लाइडेन एंड स्वान ने दिया था। स्लाइडेन क्या थे, जर्मन वनस्पति शास्त्री थे, ठीक है। जबकि स्वान क्या थे, ब्रिटिश जंतुशास्त्र थे। स्लाइडेन 1838 में और स्वान ने 1839 में सेल थ्योरी दी थी, ठीक है फ्रेंड्स। इनके अकॉर्डिंग, सेल थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या है, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। सभी लोग जानते हैं एक कोशिका अगर जब तक नहीं होगी तब तक किसी भी जीव की उत्पत्ति नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर उन्होंने क्या कहा, प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं से बना होता है, ठीक है फ्रेंड्स। पहले क्या उन्होंने एक कोशिका से होती है। अब ये क्या, ग्रुप ऑफ कोशिका से क्या होता है, प्रत्येक जीव का शरीर बनता है। जैसे हमने आपको पहले भी बताया था, सबसे छोटी इकाई क्या होती है, इसमें डेफिनेशन लिखा है, कोशिका जीवन की सबसे छोटी कार्यात्मक तथा संरचना भी किसके द्वारा हो रही है, एक कोशिका के द्वारा ही हो जा रही है। एक कोशिका से हो या बहुत सारी, प्रत्येक जीव का एक कोशिका भी से हो सकता है या अनेक कोशिकाओं द्वारा भी हो सकता है, ठीक है। कई सारी कोशिकाएं कर मिलकर क्या बनाएगी, एक टिश्यू बनाती है और टिश्यू बनकर क्या बनाते हैं, एक ऑर्गन बना देते हैं। ऑर्गन से मिलकर ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म यानी कि जीव जंतु बना सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। आई होप कि आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। चलते हैं थोड़ा इसमें ही सेल थ्योरी की तरफ। पहले फर्स्ट पॉइंट क्या था, प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है। प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है, ठीक है। थर्ड चलेंगे, प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई, एक अपने में एक इकाई है और इसके अंदर कई सारे क्या पार्ट हो सकते हैं, तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है। फिर भी क्या होती है, प्रत्येक एक स्वाधीन इकाई है लेकिन आपस में मिलकर सभी कोशिकाएं काम करेंगे और इनके द्वारा ही क्या होगा, एक जीव का निर्माण होगा। वही पॉइंट है। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसे केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होता है, ठीक है। जिस कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक मुख्य अभिकर्ता होगा। केंद्रक क्या होता है, मेन कार्य करने वाला होता है, तभी जाके कोशिका का निर्माण होता है। इसलिए केंद्रक को क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस को क्या कहा जाता है, ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लग रही होगी। ढंग से सुन लीजिएगा आप लोग। अगर आपको कहीं भी दिक्कत होगी तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करिएगा कि सर आप इस टाइम में पढ़ा रहे हो या इस टाइम में पढ़ाना चाहिए, कुछ भी आप अपने सजेशन दे सकते हैं। अगर अच्छी लगती है तो लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी चैनल को ना भूलिएगा, ठीक है फ्रेंड्स। आप लोगों को इतना समझ में आ गया सेल थ्योरी होती क्या है। सेल थ्योरी क्योंकि इंपॉर्टेंट पार्ट भी दिया हुआ था इन्होंने, तो सेल थ्योरी हमने आपको बता दिया। एक बार रिवीजन भी करा देते हैं सेल थ्योरी का, कोशिका सिद्धांत का, कि प्रत्येक जीव की उत्पत्ति एक कोशिका से होती है और प्रत्येक जीव का शरीर एक या अनेक कोशिकाओं का बना होता है। प्रत्येक कोशिका एक स्वाधीन इकाई है तथापि सभी कोशिकाएं मिलकर काम करती है, फलस्वरूप एक जीव का निर्माण होता है। चलते हैं नेक्स्ट। कोशिका का निर्माण जिस क्रिया से होता है उसमें केंद्रक क्या होता है, मुख्य अभिकर्ता होता है। काम करने वाला क्या होता है, इसमें मेन केंद्रक ही होता है, इसलिए केंद्रक को ब्रेन ऑफ सेल भी कहा जाता है। परंतु इसमें देखिएगा, एक नोट कर लीजिएगा, परंतु वायरस क्या इस सिद्धांत का पालन नहीं करता है, ठीक है फ्रेंड्स। नोट करिएगा, वायरस क्या होता है इस सिद्धांत का, कोशिका सिद्धांत का पालन नहीं करता, इस सिद्धांत का पालन नहीं करेगा, सेल थ्योरी का पालन नहीं करता है। चलेगा फ्रेंड्स, सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम जानते हैं। जो नेक्स्ट उन्होंने पॉइंट दिया है UK-SSN द्वारा, सेल स्ट्रक्चर। हम पॉइंट वाइज पॉइंट करेंगे और इम्पोर्टेंट क्या क्या पॉइंट है ये हम आपको बताएंगे और अंत में कोशिश करेंगे कि हमेशा क्वेश्चन आंसर सेट इस वीडियो पे तो नहीं लगाए, लेकिन अधिक से अधिक जब नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे तो क्वेश्चन आंसर सेट भी आप लोगों के लिए लगाएंगे और आप लोग उसको ढंग से सॉल्व भी करेंगे। सेल स्ट्रक्चर के बारे में हम अब जानते हैं, सेल स्ट्रक्चर होता क्या है, ठीक है फ्रेंड्स। थोड़ा सेल स्ट्रक्चर के बारे में जानेंगे। सेल स्ट्रक्चर का ध्यान रख लीजिएगा। जब क्या करेंगे, हम सूक्ष्म दर्शी से किसी कोशिका का अध्ययन करने पर कोशिका संरचना को हम 3 भाग दिखाई देते हैं। इंपॉर्टेंट कौन कौन से भाग दिखाई देते हैं, अगर किसी भी सेल स्ट्रक्चर की वो करें तो फर्स्ट दिखाई देती है सेल यानी कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। दूसरा क्या है, केंद्रक दिखाई देता है और थर्ड क्या है, कोशिका दर्पा यानी कि साइटोप्लाज्म दिखाई देता है। ये बड़े बड़े कुछ पार्ट होते हैं, ठीक है।
प्लाज्मा मेम्बर यानी कि सेल मेम्ब्रेन दिखाई देगी, न्यूक्लियस दिखाई देगा और सेल मेम्ब्रेन यानी कि कोश साइटोप्लाज्म दिखाई देगा। तो फ्रेंड्स थोड़ा ज़रा हम प्रोटोप्लाज्म की तरफ चले, थोड़ा इससे पहले हम इसको जानेंगे तो प्रोटोप्लाज्म की हम जानकारी ले लेते हैं कि थोड़ा प्रोटोप्लाज्म होता क्या है। तो दोस्तों प्रोटोप्लाज्म का सीन क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, प्रोटोप्लाज्म क्या है, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनल से मिलकर क्या बनता है, प्रोटोप्लाज्म बनता है। ठीक है दोस्तों, क्या होगा, साइटोप्लाज्म और ऑर्गेनेल्स कोई अंग होगा। जैसे किसी भी अगर हम बात करें किसी भी, चलो इस डायग्राम दिए क्या एक प्लांट सेल है, इस प्लांट सेल को हम आपको दिखाते हैं। प्लांट सेल में ये फर्स्ट दिख रहा है आपको, देखिए देख लीजिएगा, जितने भी एक क्या होता है कोई, ये डायग्राम आप देख लीजिएगा, ये बाहर से जितने भी क्या एक साइटोप्लाज्म, चलो दिखाने की कोशिश करते हैं आप लोगों को। देख लीजिएगा फ्रेंड्स, जीव द्रव्य क्या होता है प्रोटोप्लाज्म में, जिसकी खोज किसने की थी, पुरकंजे ने की थी। इसे क्या जीवन का भौतिक आधार भी जीव द्रव्य को ही कहा जाता है। ठीक है दोस्तों, लिख लीजिएगा आप लोग सुन के, जीव द्रव्य को क्या कहा जाता है, जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती है, जितने भी जैविक क्रियाएं होगी इसी द्रव्य के अंदर होगी। इसका 80% भाग किससे बना होता है, जल से मिलकर बना होता है, जल से बना होता है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इस दो प्रकार के होते हैं जीव द्रव्य। फर्स्ट क्या होता है, कोशिका द्रव्य यानी कि साइटोप्लाज्म, सेकंड होता है केंद्रिका द्रव्य। ये दो मिलकर क्या होता है, जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। यानी कि हम बात करें तो ऑर्गेनेल्स और साइटोप्लाज्म मिलकर क्या बनता है, जीव द्रव्य यानी कि प्रोटोप्लाज्म मिलकर प्रोटोप्लाज्म बनता है। साइटोप्लाज्म क्या होता है, जितने भी आप लोग ये डायग्राम देख लीजिएगा, ये साइटोप्लाज्म यहाँ पे ये प्लांट सेल का एक स्ट्रक्चर है। साइटोप्लाज्म आप लोग देखेंगे, ये इसमें लिखा हुआ है साइटोप्लाज्म। एक थैला लोगे ना आप मार्केट में, एक थैला लोगे, ठीक है फ्रेंड्स, उसमें क्या होगा कि एक थैले के अंदर बहुत सारी बोतलें हम रख देंगे, बहुत सारी बोतलें रख देंगे या घड़ियाँ रख देंगे, कुछ भी। तो उसको बचाने के लिए आपस में टकराए ना, उनका कांच आपस में टकराए ना, इसलिए क्या फ्लूइड डाल दिया जाता है, पानी डाल दिया जाएगा। जैसे कवरिंग क्या कर लेते हैं किसका, किसी बोतल के, अगर हम किसी चीज़ को अगर हम मंगाते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग करते हैं, उसके बाहर क्या करते हैं, थर्माकोल इत्यादि या पैकिंग बाहर से बढ़िया करके कि आपस में टकराए और टूटे ना। ठीक है, टकरा कर टूटे ना, इसलिए क्या करते हैं, उनकी सुरक्षा के लिए क्या कर देते हैं, पैकिंग बढ़िया सी कवरिंग कर देते हैं। उसी प्रकार से क्या होता है, प्रोटो जो सेल होता है, सेल के अंदर भी क्या होती है, बहुत सारी चीज़ होती है। जैसे गाल्जी अपरेटस हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, क्लोरोप्लास्ट हो गया, सेल वाल हो गया, इतने मतलब कहने का मतलब राइबोसोम हो गया, इनके अंदर ये आपस में टकराए ना, इसके लिए क्या साइटोप्लाज्म दिया जाता है, साइटोप्लाज्म होता है। साइटोप्लाज्म क्या करता है, एक जेली की तरह एक स्ट्रक्चर होता है, जेली लाइक फ्लूइड होता है। ये क्या करता है, इन आपस में ऑर्गेनल्स को टकराने नहीं देता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा, फिर भी मैं आपके लिए क्वेश्चन आंसर लगा रहा हूँ, तो आप उसको भी देख लीजिएगा। ठीक है, जीव द्रव्य के बारे में मैंने आपको बता दिया। जीव द्रव्य खोज किसने, खोज पुरकंजे ने की थी। इसको जीवन का भौतिक आधार कहा जाता है। सभी जैविक क्रियाएं इसी द्रव्य के अंदर होती है और इसका 80% भाग किससे, जल से मिलकर बना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब चलते हैं फ्रेंड्स थोड़ा और डिटेल में जानते हैं कि थोड़ा सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में, या सेल मेम्ब्रेन का है या प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक ही चीज़ है। ठीक है, जो सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, पादप कोशिका एवं जंतु कोशिका दोनों में होती है। ठीक है, ये क्या करती है, किसी भी चीज़ के आकार बनाने में सहायता प्रदान करती है। यह लिपिड और प्रोटीन के बाइलेयर से बना होता है। सेल मेम्ब्रेन किससे बनी होती है, लिपिड और प्रोटीन के बाइलेयर से बनी होती है। प्लाज्मा झिल्ली अर्ध पारगम्य होती है। ठीक है, जो प्लाज्मा जो सेल मेम्ब्रेन होगी वो क्या होगी, अर्ध पारगम्य झिल्ली होगी है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है। सेलेक्टिव परमेबल मेम्ब्रेन भी कहा जाता है, या हिंदी में इसको कहा है तो चयनात्मक झिल्ली भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, प्लाज्मा झिल्ली को यानी कि सेमी परमेबल होती है। ठीक है, इसका क्या कुछ किसी को ये नहीं कि हर चीज़ को, क्योंकि सेल के अंदर तो बहुत सारी चीज़ें होंगी, प्रोटीन होगा, बहुत सारी चीज़ें की, गाल्जी अपरेटस हो गया, गाल्जी वेसल्स हो गया, माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, इनसे कुछ लिक्विड होता है, तो ये हर किसी को अंदर नहीं आने देगा। ठीक है, तो इसके लिए इसकी सुरक्षा के लिए क्या करता है, ये चयनित होगा, ये अपने जब मन करेगा ये तब इस किसी को लेगा, जब वो जरूरत होगी तब इसको बाहर फेंक देगा। ठीक है, तो इसीलिए क्या है, ये दोनों सेल मेम्ब्रेन प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या होती है, पादप और जंतु कोशिका दोनों में होती है। थोड़ा कोशिका भित्ति की तरफ चले,
कोशिका भित्ति देखिए ये क्या होती है, सेल मेम्ब्रेन याद कर लीजिएगा, सेल मेम्ब्रेन क्या सेमी परमेबल होती है, यानी कि अर्ध पारगम्य होती है। कोशिका भित्ति की तरफ चले, सिर्फ पादप प्लांट में होती है। जो कोशिका भित्ति होती है ना, वो सिर्फ किस में होती है, जो सेल वाल होगी, सेल वाल किस में होगी, ओनली प्लांट में ही होगी, है पादप कोशिका में ही होती है। और जो ये सेल वाल होती है किससे मिलकर बनी होती है, ये सेलुलोज से मिलकर बनी होती है। इसलिए हमारा जो कपड़ा होता है वो किससे, सेल वाल से होता है, मतलब सेलुलोज से मिलकर बना होता है। और इसका काम क्या होता है, सुरक्षा प्रदान करना होता है। सेल मेम्ब्रेन का काम सुरक्षा प्रदान करना होता है और इसका काम भी सुरक्षा प्रदान करना होता है। सिर्फ प्लांट में सेल वॉल किस में होती है, प्लांट में होती है। ठीक है फ्रेंड्स, एक थैली लेंगे, थैली के अंदर, थैली का एक किस भाई जब हम टमाटर प्याज लेने मार्केट में जाते हैं किसी के अंदर क्या डाल देते हैं, वैसे तो ला नहीं सकते क्योंकि वो गिर जाएंगे, इसलिए एक थैली के अंदर डाल देता हूँ। जो थैली होती है उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, उसको सेल मेम्ब्रेन कहा जाएगा। यदि हमने बहुत सारे सामान ले लिया, अगर 1 किलो की जगह हम 5 किलो लेना चाहते हैं तो डबल कवरिंग कर लेंगे, समझ रहे हो, डबल कवरिंग कर लेंगे। और डबल कवरिंग करेंगे तो तभी मजबूताई रहेगी, तभी हम किसी सामान को घर ले जा सकते हैं। तो वो जो बाहर की और एक और परत होगी, एक परत तो अंदर की हो गई जिसको क्या कहा जाता है, सेल मेम्ब्रेन कहा जाता है। ठीक है, एक और परत होगी मोटाई के लिए, उसको मजबूती देने के लिए, तो वो क्या हो जाएगी, सेल वॉल होती है, यानी कि कोशिका भित्ति होती है। ठीक है फ्रेंड्स, इसका काम क्या होता है, सिर्फ प्लांट में होती है कोशिका भित्ति, सेलुलोज का मिला बना होता है और सुरक्षा प्रदान करना होता है। ठीक है फ्रेंड्स, जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिडो ग्लाइकेन की बनी होती है। ठीक है फ्रेंड्स, जबकि कवक की कोशिका भित्ति के कायटिन नामक की बनी होती है। ठीक है, आप देख लीजिएगा, ये हमने कुछ आपको इम्पोर्टेंट बता दिए हैं। तो आप सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन कंप्लीट हुई, आप डायग्राम में देख सकते हैं जिस प्रकार से हमने ये एक डायग्राम बनाया हुआ है, आप देख लीजिएगा। अब थोड़ा हम बात करेंगे न्यूक्लियस के बारे में। न्यूक्लियस क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट है, न्यूक्लियस और ये सब मिलकर क्या ही एक सेल का निर्माण करते हैं। न्यूक्लियस की तरफ चलेंगे। न्यूक्लियस की खोज किसने की थी, रॉबर्ट ब्राउन ने की थी 1831 में। ठीक है, यह क्या होता है, कोशिका का प्रमुख अंग होता है और यह कोशिका के प्रबंधन के समान कार्य करता है, यह कोशिका के प्रबंधन में काम करता है। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, दिमाग भी कहा जाता है, किसका, सेल, इसके कोशिका का ब्रेन भी कहा जाता है, किसको, न्यूक्लियस को। ठीक है फ्रेंड्स, समझ लीजिएगा, इसको क्या कहा जाता है, न्यूक्लियस का ब्रेन भी कहा जाता है। केंद्रक द्रव्य में धागेनुमा पदार्थ जाल के रूप में बिखरा दिखाई देता है। अगर केंद्रक की बात करें न्यूक्लियस में क्या होता है कि धागेनुमा एक संरचना दिखाई देगी, ये धागेनुमा एक जाल के टाइप में बिखराई देगा, जिससे इसे क्या कहते हैं, क्रोमेटिन भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, क्रोमेटिन भी कहा जाता है। क्रोमेटिन किसका बना होता है, प्रोटीन एवं डीएनए का बना होता है। ठीक है दोस्तों, किसका बना होता है, प्रोटीन और डीएनए का बना होता है। और जो प्रोटीन होती है न्यूक्लियस में, क्रोमेटिन में, वो हिस्टोन प्रोटीन होती है। और प्रोटीन कितनी होती है, 80% के लगभग प्रोटीन होती है और 10% के लगभग क्या होता है, डीएनए होता है और 10% कोई अदर तत्व हो जाते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागों के रूप में संगठित हो जाता है। जब सेल डिवीजन होगा उस समय क्रोमेटिन क्या होगा, सिकुड़ जाएगा। क्रोमेटिन का होगा, सिकुड़ जाएगा। वो क्रोमेटिन किसका बना होता है, अभी हमने आपको बताया, स्टोन प्रोटीन का बना होता है और डीएनए का बना होता है। क्रोमेटिन सिकुड़ कर कोशिका विभाजन के समय क्रोमेटिन सिकुड़कर अनेक मोटे व छोटे धागे के रूप में संगठित हो जाता है। इन धागों को गुणसूत्र कहते हैं। जब क्या हो जाता है, बहुत सारे बिखरे धागे होंगे, ये आपस में, कोशिका जब विभाजन होगी, सेल डिवीजन होगा, उस समय आपस में क्या, अनेक मोटे और छोटे रूप में संगठित हो जाएंगे, एक साथ इकट्ठे हो जाते हैं, तो उसको क्या, गुणसूत्र कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रोमोसोम भी कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, क्या कहते हैं, क्रोमोसोम भी कहते हैं। प्रत्येक जाति के जीवधारियों में सभी कोशिकाओं के केंद्र में गुणसूत्र की संख्या निश्चित होगी। चाहे कोई भी जीवधारी हो, उनमें सभी में क्या होगी, सभी कोशिकाओं, जितने भी सेल होगी, और सभी कोशिकाओं के केंद्रक में बहुत सारी, देखिए जीवधारी में बहुत सारी सेल होती है और बहुत सारी सेल में भी क्या, इनके प्रत्येक सेल में एक क्या केंद्रक होता है, न्यूक्लियस, उनकी क्या होती है, संख्या निश्चित होती है। जैसे मानव में कितनी होती है, 23 पेयर होते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को इतना समझ में आया होगा। ढंग से सुन लीजिएगा, काम सुनने का है आपका और हमारा काम बोलने का, और सुन कर के आप नोट्स बना लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, ये क्या था, न्यूक्लियस के बारे में थोड़ा आपको बेसिक चीज़ बताइए आपको।
और देखिए न्यूक्लियस में भी क्या होता है, न्यूक्लियस होता है जिसका क्या होता है, जिसमें क्या होती है राइबोसोम बनते हैं। राइबोसोम कहाँ बनते हैं, न्यूक्लियस में बनते हैं। और राइबोसोम्स का मुख्य कार्य क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं, प्रोटीन का निर्माण करना होता है। और जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के बाहर, न्यूक्लियस के एक छोटा छिद्र होता है, न्यूक्लियस देख लीजिएगा इस टाइप में छिद्र होगा, और यहाँ से जब ये राइबोसोम बाहर निकलेंगे, राइबोसोम, तो उस जगह को क्या कहते हैं, न्यूक्लियस पोर कहते हैं। ठीक है, यहाँ से राइबोसोम बाहर निकलेगा और कहाँ जाएगा, पूरे जो साइटोप्लाज्मिक जहाँ जहाँ ये तरल पदार्थ है या फिर जितने भी इसके अंदर ऑर्गन्स है उन पे ये लगना शुरू कर देगा। स्पेशली जो लगेगा वो लगेगा आप लोगों के जो न्यूक्लियस पोर से राइबोसोम निकलेंगे वो कहाँ जाएंगे, पूरे इसमें फैल जाएंगे और स्पेशली अटैच हो जाएंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में, क्या हो जाएंगे, ये अटैच हो जाएंगे और वहाँ क्या करेंगे, प्रोटीन का निर्माण करेंगे। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आपको इतना समझ में आया होगा। आपका काम है सुनने का और हमारा काम बोलने का, और उसके बाद आपका जब 10 बार सुन लोगे उसके बाद आपका काम क्या है, अपना नोट्स तैयार करने का। ठीक है, अपना नोट्स क्या करेंगे, आप बढ़िया ढंग से तैयार कर लेंगे। चलते हैं दोस्तों, अब इसके बाद हम आपको बताते हैं माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। देखिए माइटोकॉन्ड्रिया को क्या कहा जाता है, पावर हाउस ऑफ द सेल भी कहा जाता है। ठीक है, इसको शक्ति गृह भी कहा जाता है, कोशिका का शक्ति गृह भी कहा जाता है। और जो स्पेशली हम इसकी बात करें, माइटोकॉन्ड्रिया की जो आंतरिक दीवार होगी उसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहते हैं। आप लोगों को पेपर के हिसाब से हम क्वेश्चन बना रहे हैं, इसको क्या कहा जाता है, क्रिस्टी कहा जाता है। और कोशिका के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया में क्रेब्स चक्कर चलता है। जो क्रेब्स चक्कर होते हैं, क्रेब्स साइकिल होते हैं, वो कहाँ चलता है, कोशिका के अंदर, क्या है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही क्रेब्स चक्कर का चलता है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है, एटीपी तथा ग्लूकोज बनते हैं। जब क्रेब्स चक्कर चलेगा तभी जाके एटीपी और ग्लूकोज का निर्माण होगा और ऊर्जा इसके फलस्वरूप ही मिलेगी। इसी कारण इसे क्या कहा जाता है, अभी क्या बोला हमने, पावर हाउस ऑफ सेल भी कहा जाता है। एटीपी और ग्लूकोज कहाँ बनेंगे, माइटोकॉन्ड्रिया में ही बनेंगे। क्रेब्स चक्कर कहाँ बनेगा, कहाँ चलता है, माइटोकॉन्ड्रिया में ही चलता है। ठीक है, थोड़ा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में जान लेते हैं। देखिएगा ईआर इसको शॉर्टकट में कहा जाता है, हिंदी में अंतःपर्दव्य जालिका भी कहा जाता है। देखिएगा ये दो टाइप का होता है, स्मूथ ईआर और रफ ईआर। ईआर फॉर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इस पर जो स्मूथ होता है इस पर कार्बोहाइड्रेट तथा वसा निर्माण होती है, जबकि रफ जो साइड होती है वह क्या होता है, रफ साइड में मैंने क्या बोला, न्यूक्लियस पोर से क्या निकलते हैं, राइबोसोम निकल जाएंगे, जिसका काम क्या होता है, प्रोटीन का निर्माण होता है। क्योंकि ये रफ साइड है तो रफ साइड में यहाँ जाके क्या अटैच हो जाता है, और इस साइड ही क्या होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में स्पेशली प्रोटीन का निर्माण होता है। कौन सी साइड, रफ साइड। चलते हैं थोड़ा राइबोसोम के बारे में भी हम अध्ययन कर लेते हैं। अभी हम बताएं राइबोसोम का निर्माण प्रोटीन का होता है, स्पेशली यह कोशिका के अंदर सबसे छोटा अंग है। राइबोसोम क्या होता है, सेल के अंदर एक छोटा अंग है और प्रोटीन का निर्माण करना होता है राइबोसोम का काम। इसीलिए प्रोटीन की फैक्ट्री राइबोसोम को ही कहा जाता है। यह दो प्रकार का होता है, 70S राइबोसोम, 80S राइबोसोम, और प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है और यूकैरियोटिक कोशिकाओं में 80S पाया जाता है। जितने प्रोकैरियोटिक होंगे उसमें 70S राइबोसोम पाए जाएंगे और यूकैरियोटिक में 80S राइबोसोम पाए जाएंगे। 70 और 80 मतलब समझ रहे हैं, 70 मतलब पुराना या कम भार के अकॉर्डिंग और 80 ज़्यादा भार के अकॉर्डिंग होगा। ठीक है फ्रेंड्स, थोड़ा गाल्गी बॉडी के बारे में हम जान लेते हैं। गाल्गी बॉडी या गाल्गी अपरेटस के बारे में जान लेते हैं। इसकी खोज किसने की थी, कैमिलो गाल्जी ने की थी। ठीक है, इसका मुख्य कार्य क्या है, पदार्थों का परिवहन अर्थात यातायात में सहायक, यानी कि जो इसके अंदर बहुत सारे पदार्थ होते हैं सेल के अंदर, उनका एक जगह से दूसरी जगह तक ले जाना इसका मुख्य काम होता है। इसको क्या कहा जाता है, स्पेशली इसलिए ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। किसको, गाल्गी बॉडी को, गाल्गी अपरेटस को क्या कहा जाता है, ट्रैफिक पुलिस ऑफ सेल भी कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप कि आप लोगों को हमारी वीडियो पसंद आ रही होगी। ढंग से सुन लो, अगर पसंद आ रही है तो लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, ये सब आपके हाथों में बात है। और अपने कमेंट जरूर दें। थोड़ा रसधानी जिसको वैक्यूल्स भी कहा जाता है, उसके बारे में जानते हैं। यह भी क्या है, सेल के अंदर ही होता है। यह जल को संचित यानी कि स्टोर करता है। किसका काम, मुख्य काम क्या होता है कि जल को क्या स्टोर करना होता है। अगर किसी के अंदर जल ही नहीं होगा सेल के अंदर तो एटलीस्ट ये समझ लो कोशिका मर चुकी है। ठीक है, जंतु में छोटा किंतु पादपों में क्या होता है, वैक्यूल रसदानी बहुत बड़ी होती है। चलते हैं नेक्स्ट प्लास्टिड के बारे में, चलते हैं लवक के बारे में।
लवक के बारे में जानेंगे तो लवक में हो गया पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। प्लास्टिड क्या होता है? लवक पादपों का सबसे बड़ा कोशिकांग है। फर्स्ट हम बात करेंगे हरित लवक यानी कि क्लोरोप्लास्ट की बात करें तो इसका मुख्य कारण है कि इसमें प्लास्टिड को 3 भागों में विभाजित कर देते हैं, क्लोरोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट एंड क्रोमोप्लास्ट। ठीक है, हिंदी में क्लोरोप्लास्ट को हरित लवक, ल्यूकोप्लास्ट को अवर्णित लवक और क्रोमोप्लास्ट को वर्णित लवक भी कहा जाता है। क्लोरोप्लास्ट की बात करें, यह भोजन का निर्माण का कार्य करता है। क्लोरोप्लास्ट तथा पत्ती तथा तने में पाया जाता है। ठीक है, पत्तियों का रंग इसलिए क्या होता है, आप सभी लोग जानते हैं क्या होता है। ल्यूकोप्लास्ट या भोजन का संग्रह करता है। ल्यूकोप्लास्ट काम क्या करेगा? भोजन को स्टोर करेगा और यह क्या होगा? जल और फल में होगा देगा। फर्स्ट क्या क्लोरोप्लास्ट का काम क्या? पत्तियों में होता है। पत्तियों का काम क्या होता है? सन से भोजन बनाना होता है। भोजन कहाँ से बनेगा? सूर्य की लाइट से बनेगा। और ल्यूकोप्लास्ट में क्या होता है? जो फल होते हैं इसका स्टोर कहाँ हो जाता है? जैसे भोजन आएगा पूरे इसमें फैल कर और कहाँ हो जाता है? ठीक है, फ्लोएम के थ्रू पूरे स्टोर, जाइलम और फ्लोएम आपने सुना ही होगा। फ्लोएम के थ्रू क्या हो जाता है? लीफ की मतलब रूट की तरफ चले जाएगा और कहाँ जो फ्रूट होंगे उसकी तरफ चले जाएगा। ल्यूकोप्लास्ट का कार्य है भोजन का संग्रहण करना, जबकि क्रोमोप्लास्ट का यहाँ रंग प्रदान करता है। ठीक है, टमाटर का लाल रंग किसके कारण होता है और गाजर का रंग किस कारण होता है? आप कमेंट बॉक्स में जाके देंगे टमाटर का रंग और गाजर का रंग। नॉर्मली क्वेश्चन है लेकिन नॉर्मल क्वेश्चन बन जाएंगे तो आपको पता भी नहीं चलेगा, कभी छूट जाएगा। टमाटर का रंग किस कारण लाल होता है और गाजर का रंग किस कारण लाल होता है, ये आप हमें बताइएगा। ठीक है, क्वेश्चन आपको लोगों के लिए, टमाटर का रंग किसके लिए लाल होता है और गाजर का रंग लाल किस कारण होता है। चलते हैं दोस्तों थोड़ा सेंट्रोसोम की तरफ चले। सेंट्रोसोम जिसको हिंदी में कहा जाता है तारक कहा जाता है, इसकी खोज किसने की थी? बोवेरी ने किया था। यह कोशिका विभाजन करता है। तारक का मुख्य कारण क्या है? सेल डिवीजन करना यानी कि कोशिका विभाजन करना। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है, ब्रेन में नहीं पाया जाता है। फ्रेंड्स आप लोगों के लिए एक इंपॉर्टेंट है, ये क्या है? तारकाई स्पेशली है। कोशिका विभाजन में कौन काम करता है? सेंट्रोसोम करता है काम। ठीक है, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। सेंट्रोसोम में मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, जिसके फलस्वरूप ब्रेन में क्या होती है? ब्रेन को क्या कहा जाता है? तंत्रिका कोशिका भी कहा जाता है। ब्रेन सेल में विभाजन नहीं होता है। ठीक है, यहाँ केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है। तारकाई क्या जात की स्पेशली जंतु कोशिका में ही पाया जाएगा। पादप कोशिका में कोशिका विभाजन किसके द्वारा होता है? जबकि ठीक है, ये क्या जंतु कोशिका में पाया जाता है। अब तो पादप कोशिका में सेल डिवीजन कौन करेगा? तो वो करेगा पादप कोशिका में सेल विभाजन कौन करेगा? सेल प्लेट करेगी। लिख लीजिएगा फ्रेंड, पादप कोशिका में कौन करेगी? सेल प्लेट करेगी। ठीक है, ये हमने तारकाई के बारे में थोड़ा आपको लिए इंपॉर्टेंट डाल दिया है। लाइसोसोम की तरफ चले, ये क्या है? ऑर्गेन्स है, ऑर्गेनल्स है किसके? जितने भी हमारे किसके सेल है उसके ऑर्गन्स है। आप लोग ढंग से इनके बारे में देख लीजिएगा। लाइसोसोम के बारे में चले तो लाइसोसोम की खोज किसने? डी डुबे ने की थी। और यह कोशिका अंदर क्या करता है? पाचन या डाइजेस्ट का कार्य करता है। इसके अंदर जल अपघटन एंजाइम पाया जाता है। अगर लाइसोसोम्स नहीं होगा तो जल का अपघटन नहीं होगा और डाइजेस्ट। अगर बाय द वे कोई सेल मर गई कहीं तो ये सेल लाइसोसोम के द्वारा का वो सेल को क्या कर देता है? खींच लेता है, सड़ा देता है और ताकि बगल वाली सेल उसको क्या कर देती है? कवर कर देती है। समझ रहे हो आप? अगर बाय द वे कोई कहीं पे हमारी चोट लग गई तो वो सेल वहाँ पे डैमेज होगी तो वो लाइसोसोम का कार्य यही होगा कि उस सेल को क्या करेगा? पूरा अपनी तरफ डाइजेस्ट कर लेगा, खत्म कर लेगा। अगर लाइसोसोम है और नई जो मतलब जो उसके बगल वाली सेल होगी उसका लाइसोसोम उस सेल को वहाँ रिकवर कर लेगा और तारकाई क्या करेगा? कोशिका विभाजन के द्वारा वो सेल को पूरी भरपाई कर लेगा। ठीक है फ्रेंड्स, यदि कोशिका के अंदर कोई अंग काम नहीं करता तो उसको अंग को नष्ट कर देगा। ठीक है, अगर कोई अंग ही बिल्कुल बंद हो गया तो लाइसोसोम का कार्य, जब पूरी कोशिका कार्य नहीं करती है तो यह कट जाता है जिससे पूरे कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्मदाह की थैली कहा जाता है यानी कि सुसाइड बैग। आप लोग से डायरेक्ट लिख लीजिएगा, सुसाइड बैग ऑफ सेल किसे कहा जाता है? लाइसोसोम को कहा जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, ये कुछ क्या थे इसके इंपॉर्टेंट कुछ ऑर्गन्स थे, अंग थे, ये हमने आपको बताया। तो फ्रेंड्स आई होप कि आप लोगों को जितने हमने आपको बताए ऑर्गन्स आपको बखूबी समझ में आ गई। हमने आपको डायग्राम बताने की कोशिश की, डायग्राम में आपको शो किया। आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी हमने दिया है, टमाटर का रंग लाल किस कारण होता है और गाजर का रंग लाल किस कारण होता है, आप इसका ज़रूर बताएं। और हमने अब इसकी आपको कंप्लीट किया है आज। सेल स्ट्रक्चर कंप्लीट हो गया और साथ ही साथ सेल थ्योरी भी कंप्लीट होगी। जो नेक्स्ट अब चलते हैं हम थोड़ा नेक्स्ट वीडियो की तरफ। जो नेक्स्ट है यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक। यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक जाने से पहले हम आपको बता दें, अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट में जाके कमेंट करिएगा। ठीक है, तो फ्रेंड्स चलते हैं हम थोड़ा प्रोकैरियोटिक
और यूकेरियोटिक कोशिका के बारे में कवर करेंगे, क्योंकि आपका सिलेबस का टॉपिक भी है और हमने अब शुरू में बताया था सेल स्ट्रक्चर, सेल थ्योरी और प्रोकैरियोटिक एंड यूकेरियोटिक कोशिका हम आपको बताने की कोशिश करेंगे। ठीक है, जो प्रोकैरियोटिक कोशिकाएं होती है उसको क्या कहा जाता है, अविकसित कोशिका होती है। ठीक है, जबकि यूकेरियोटिक क्या होती है, विकसित होती है। और यूकेरियोटिक पादप और जंतु दोनों में ही पाई जाती है। यूकेरियोटिक सेल किस में पाई जाती है, एनिमल में पाई जाती है और प्लांट में भी पाई जाती है, प्लांट सेल में भी और एनिमल सेल में भी पाई जाती है। जबकि जो ये अविकसित सेल होती है, प्रोकैरियोटिक सेल होती है, ये स्पेशली बैक्टीरिया, नीले हरित शैवाल, इनमें पाई जाती है। ठीक है, अब हम बात करें प्रोकैरियोटिक सेल के बारे में। इसमें कोशिका के सभी अंग नहीं पाए जाते हैं। इसमें क्या जो ऑर्गन्स हमने बताया जैसे माइटोकॉन्ड्रिया इत्यादि ये सब पाए जाते हैं। इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी प्रोकैरियोटिक कहा जाता है, प्रारंभिक सेल भी कहा जाता है। ओनली इसमें क्या जाता है, कोशिका झिल्ली और राइबोसोम कौन सा 70S पाया जाता है। जब हमने राइबोसोम के बाद 70 और 80S बताया था, तो राइबोसोम 70S पाया जाता है। अन्य अंगों का इसमें क्या होता है, अभाव होता है। न्यूक्लियस नहीं होता है, जेनेटिक मटेरियल होता है जैसे डीएनए होता है। ठीक है, यूनिन सेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती है, डीएनए होता है लेकिन हिस्टोन प्रोटीन नहीं होती। इसके कारण क्या होता है, इसमें कारण क्रोमेटिन नहीं बनते हैं। क्रोमेटिन क्या आती है, किसके द्वारा बनी होती है, प्रोटीन और डीएनए के द्वारा बनी होती है क्रोमेटिन। ठीक है, लेकिन इसमें क्या होता है, जेनेटिक मटेरियल ओनली डीएनए ही होता है। ठीक है फ्रेंड, आई होप आपको इतना समझ में आ गया होगा। प्रोकैरियोटिक सेल किसमें पाई जाती है, आप बस इतना ध्यान रख लीजिएगा। बैक्टीरिया, नीले हरित शैवाल में प्रोकैरियोटिक कोशिका पाई जाती है। इसमें 70S राइबोसोम होते हैं। ठीक है, इन्हें प्रारंभिक कोशिका भी कहा जाता है। चलते हैं थोड़ा यूकेरियोटिक कोशिका की तरफ, और साथ ही साथ प्रोकैरियोटिक में याद रख लीजिएगा इसमें हिस्टोन प्रोटीन भी नहीं होती है। यूकेरियोटिक ओनली जेनेटिक मटेरियल होता है। यूकेरियोटिक की बात करें, यूकेरियोटिक सेल की बात, ये पूरी तरह विकसित होती है। कोशिका में पूरे अंग पाए जाते हैं। कोशिकांग जिनको कहा जाता है, ऑर्गन्स कहा जाता है, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, ये सब इत्यादि इसमें कंप्लीट होते हैं। इनमें 80S राइबोसोम पाया जाता है, जो हमने आपको बताया है। इनमें क्लोरोफिल पाया जाता है, बिल्कुल आप सभी लोग जानते हैं क्लोरोफिल पाया जाता है। और अब हम बात करेंगे स्पेशली यूकेरियोटिक क्या है, पादप और जंतु कोशिका दोनों में ही मिलती है। ठीक है, नोट फ्रेंड, कुछ नोट कर लेते हैं हम। पादप कोशिका का आकार चौकोर होता है। इनके अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, प्लास्टिड होता है। प्लास्टिड यानी कि लावक हमने बताए हैं। लावक 3 प्रकार से होते हैं। ल्यूकोप्लास्ट आपको हमने बताया, क्लोरोप्लास्ट हमने आपको ये भी बताया, और साथ ही साथ क्रोमोप्लास्ट भी पाया जाता है। ये तीनों हमने आपको बताया। तो ये क्या है, कोशिका के सबसे बड़ा अंग है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, आप इसलिए हम आपको बोलते हैं वीडियो को अंत तक देखना बिल्कुल ना भूलिएगा। अब बात करें जंतु कोशिका की, जंतु कोशिका गोल होती है। इसके अंदर सबसे बड़ा अंग कौन सा होता है, केंद्रक होता है। ठीक है फ्रेंड्स, चलेगा। तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है, जो हमने आपको बताया। तंत्रिका कोशिका ने कि जो ब्रेन की कोशिका होती है, किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता, अतः या चोट लगने पर क्षतिग्रस्त कोशिका को ठीक नहीं कर पाता है। सबसे तेजी से विभाजन किसका होता है, सबसे तेज का सेल विभाजन किसका कारण, लीवर का होता है, यानी कि यकृत भी जिसे कहा जाता है। इसीलिए अगर कभी भी हमारा अगर लीवर 80% तक डैमेज हो गया तो इजीली रिकवर कर जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, लीवर क्या होता है, 80% तक रिकवर भी कर जाता है। और सबसे तेजी से विभाजन किसका होता है, किस सेल का होता है, वो होता है लीवर का होता है। फ्रेंड्स, ये कुछ हमने आपको प्रोकैरियोटिक यूकेरियोटिक के बारे में पेपर के हिसाब से आपको बताए हैं। तो आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक करिएगा, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर करने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।